नमस्कार, आप सबका दिशा एजुकेशन में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, वो है हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। सामाजिक विज्ञानों में होने वाले अनुसंधानों का एक प्रमुख प्रकार है। ऐतिहासिक अनुसंधान के नाम से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि ये अतीत की घटनाओं से संबंधित होगा, हिस्टोरिकल इवेंट से ये रिलेटेड होगा, यानी कि जो कुछ घट चुका है उसके बारे में जानकारी करने से ये अनुसंधान संभव। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स भी कहते हैं। हिस्ट्री को लेखा जोखा पुरानी घटनाओं का उसे इतिहास कहा जाता है। साथ ही साथ एक बड़ी बढ़िया डेफिनेशन इसकी जॉन डब्ल्यू बेस्ट देते हैं अपनी पुस्तक में कि हिस्ट्री इज ए मीनिंगफुल रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। मानव की उपलब्धियों का अर्थपूर्ण लेखा या रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे आगे फिर वो कहते हैं इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मैन इवेंट एंड प्लेसेस। मनुष्य, घटनाएं और स्थान का इंटीग्रेशन है, समायोजन कहलाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च सामान्य रूप से दोनों तरीके की हो सकती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव, दोनों तरीके की हो सकती है। जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। विद्वानों ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया। एक तो डेफिनेशन हम देखेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च डेफिनेशन में अगर हम बात करें परिभाषा में, तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो मौले की डेफिनेशन बड़ी बढ़िया छोटी सी एक डेफिनेशन, एक लाइन की। हिस्टोरिकल रिसर्च is defined as a scholarly attempt to discover what was happened. क्या हो चुका है उस चीज को खोजने का विद्वतापूर्ण किया गया प्रयास ही ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक, एक बेस्ट की डेफिनेशन देखिए आप। बेस्ट क्या कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को डिफाइन करते हुए? वो कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड इन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड इन हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐतिहासिक समस्याओं के समाधान के लिए, अध्ययन करने के लिए जब हम वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करते हैं उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। कर्लिंगर ने भी इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी सी परिभाषा दी है। उसमें दो तीन बातों पर उन्होंने बहुत फोकस किया है। एक तो किया है वेटिंग ऑफ द इवेंट्स, किन घटनाओं पर हम बल दे रहे हैं, वेटेज देना, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वैलिडिटी ऑफ सोर्सेस की भी वो बात करते हैं अपनी डेफिनेशन में कि जिन चीजों के थ्रू हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो चीजें वैलिड हो, जेन्युइन, इसकी भी बात करते हैं। तो कुल मिला के बात यही है ऐतिहासिक अनुसंधान में कि ऐतिहासिक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो अब तक हो चुकी है चीजें, उसके बारे में वैज्ञानिक तरीके से जब हम खोज करते हैं तो उसको ऐतिहासिक अनुसंधान। अब बात करते हैं हम एम्स का, ऐतिहासिक अनुसंधानों के एम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। उद्देश्य क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, किस चीज को लक्ष्य करके चलता है? तो कई सारी चीजें हैं जिनको लक्ष्य करके चलता है। सामान्य रूप से अतीत की घटनाओं के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, इसी को वैज्ञानिक भाषा में कहा गया है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, पुरानी घटनाओं का रिकंस्ट्रक्शन करना, दोबारा से उनका सृजन करना कि क्या हुआ था इसके बारे में पता लगा रहे हैं। मतलब एक इवेंट के बारे में एक जानकारी है, उसके बारे में और दूसरी जानकारी हम पता करेंगे तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे। जैसे थॉट्स में रिकंस्ट्रक्शन होता है हर नई सूचना के बाद में, इसीलिए ऐतिहासिक तथ्यों में भी हर नई खोज के बाद कुछ न कुछ सुधार हो जाता है। जैसे ये सिद्धांत बहुत प्रचलित है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, पर आधुनिक जो शोध हो रहे हैं, जो रिसर्चेज हो रही हैं,
वो इस बात को नकार रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं, जो आर्य है वो यहीं के मूल निवासी। तो क्या हुआ था पास्ट में, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसकी पुनर्रचना की जाती है ऐतिहासिक। पहला काम, ठीक, आगे चलते हैं सर। दूसरा काम क्या होता है इसका? टू डिस्कवर अननोन इवेंट्स, टू डिस्कवर अननोन इवेंट्स, जो अज्ञात घटनाएं हैं जो घटित हुई थी पिछले समय में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। और तीसरा है टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कि कौन सी घटना का कितना महत्व है, उनका महत्व क्या है जो पीछे हो चुका है, इसके बारे में पता करना भी ऐतिहासिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, और क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल इवेंट्स में टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन इन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं में कारण और कार्य के संबंध को पता लगना, यह भी होता है। इसके अलावा एक इसका लक्ष्य और कहा जाता है, देखिए कौन सा है वो। नेक्स्ट, ऐतिहासिक अनुसंधानों के लक्ष्य में ये हम करते हैं टू रिकॉर्ड एंड इवेल्युएट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास और किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो ऐतिहासिक काल में प्रयास किए गए हैं, काम किए गए हैं, उन कामों के बारे में पता लगा। तो ये एम्स होते हैं। ठीक, सामान्य रूप से जो हिस्टोरिकल रिसर्च है वो दो तरीके से की जाती है, तो उसकी अप्रोचेस होती है। कौन कौन सी अप्रोचेस? एक अप्रोच होती है जिसको कहा जाता है पर्सपेक्टिव अप्रोच, पर्सपेक्टिव अप्रोच, और एक होती है रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। बहुत आसान है इसको समझना। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जब हम इतिहास का अध्ययन पीछे से आगे की तरफ करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि मौर्य काल के बाद गुप्त काल पर आएंगे, गुप्त काल के बाद मध्यकाल पर, और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल पर आएंगे, इस तरीके से करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जब अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, पीछे से आगे की तरफ जब खोज की जाती है, उसे प्रोस्पेक्टिव रिसर्चेस कहा जाता है। और एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि वर्तमान में कोई अवशेष मिला, उस अवशेष के आधार पर किसी प्राचीन घटना की खोज की जा रही है, समझ रहे? तो उसे कहेंगे वर्तमान से भूत में जाना, उसे बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। या तो भूत से वर्तमान की तरफ आना, प्रोस्पेक्टिव अप्रोच, और एक होती है वर्तमान से भूत की तरफ जाना, जिसे कहा जाता है रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। अब इसमें एक बात और बड़ी मुख्य है जो हमें समझ लेनी चाहिए और इंपॉर्टेंट, वो है स्टेप्स ऑफ ए हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टेप्स, कौन कौन से चरण होते हैं ऐतिहासिक अनुसंधानों में, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। जैसा सब में होता है वैसे इसमें होता है। आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का पता लगाना, यही होता है कि हमें खोजना क्या है। सबसे पहला स्टेप यही होता है सारी रिसर्चेज में, तो इसमें भी यही। ठीक, उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन,
संगत सूचना या पृष्ठभूमि सूचनाओं को एकत्रित करना। अब भैया समस्या तो हमारी तय होगी, अब हम उससे जुड़ी हुई आसपास की चीजों के बारे में सूचनाएं कलेक्ट करते हैं और इन सूचनाओं के बेस पर फिर तीसरा स्टेप आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब कुछ लोग यहाँ ये सवाल उठा देते हैं, कुछ प्रश्न भी आ जाते हैं परीक्षाओं में कि वो कौन सा अनुसंधान कार्य होता है जिसमें कि परिकल्पना आवश्यक नहीं होती है। तो हिस्टोरिकल में तो बनती है सर, ठीक है। इसके आगे फिर चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर जब आएंगे हम, तो नेक्स्ट स्टेप पर आता है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संकलन करते हैं फिर हम। हमारी समस्या से जुड़ी हुई जो सूचनाएं होती है, डेटा कलेक्शन आप इसको समझिए। अब ये जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन हमें समझने की चीज है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं साथ। ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डेटा सोर्सेस के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक। तो दो तरीके से होता है, एक तो होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। इस पर सवाल अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कौन सा डेटा प्राइमरी है और कौन सा डेटा सेकेंडरी डेटा होता है, तो इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी जो डेटा होता है उसको आई विटनेस अकाउंट भी कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शी लेखा, मतलब जिस व्यक्ति ने खुद उसको देखा है वो उसके बारे में बता रहा है। दे आर रिपोर्टेड बाय एक्चुअल सीयर, जिसने वास्तव में उन्हें देखा होता है वो उसके बारे में बता रहा होता है। और पार्टिसिपेंट इन द इवेंट, जिन व्यक्तियों ने उस घटना में सीधे तौर पर पार्टिसिपेट किया है वो उसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, सीधे सीधे आई विटनेस, मैंने देखा मैंने बताया। ये होता है प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं साहब? प्राइमरी डेटा के एग्जांपल्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैंने किसी घटना को देखा और मैंने उसको लिख दिया, प्राइमरी सोर्स हो गया। उसके बाद रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब है कोई दुर्घटना हुई, कोई बात हुई, उसमें जो लोग बचे उन्होंने उस घटना का जो वर्णन किया, वो कहीं भूकंप आया बहुत सारे लोग मर गए एक बच गया, वो ये हो गया, ठीक है। एक होती है ओरल टेस्टिमनी। ओरल टेस्टिमनी मौखिक साक्ष्य, मैंने देखा और मौखिक रूप से मैं किसी को बता रहा। और क्या होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिसों के जो रिकॉर्ड होते हैं वो सब प्राइमरी डेटा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फॉसिल्स, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी जो होती हैं वो भी प्राइमरी डेटा कही जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके अलावा जो शिलालेख होते हैं, जो राज्यालेख होते हैं, डायरी होती है, वो भी सब प्राइमरी सोर्सेज में ही आते हैं। इसके अलावा कई बार एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, ये सब प्राइमरी डेटा सोर्सेज के एग्जांपल्स होते हैं, ठीक। अब दूसरे तरीके का डेटा जिसे सेकेंडरी डेटा कहा जाता है, तो प्राइमरी डेटा हो गया। अब दूसरे डेटा पर बात करते हैं साहब, जो सेकेंडरी डेटा है, ठीक। सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है सीधा आईविटनेस अकाउंट नहीं होता है, ये जो होता है ये उससे नेक्स्ट होता है। सेकेंडरी सोर्स इज एन अकाउंट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस, वन और मोर स्टेप
remove one or more step, remove from the primary source. एक या दो कदम हटा हुआ होता है प्राइमरी सोर्सेस से। सपोज करिए मैंने किसी घटना को देखा और मेरे देखने के बाद में मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को बताया और सोर्स उस आदमी से लिया गया जिसको मैंने बताया, तो एक कदम हटा हुआ हो गया। अब उसने किसी तीसरे को बताया और उससे डेटा लिया गया उस घटना के बारे में, तो 3 कदम हटा हुआ हो गया। मतलब सीधा उस आदमी से नहीं लिया जाता है जिस आदमी ने पार्टिसिपेट किया है इवेंट में या जो सीधे सीधे है वहां पर। इसका मतलब है कि वो प्राइमरी सोर्सेज नहीं होता है, वो सेकेंडरी सोर्स है, मतलब दूसरे दर्जे का है, दूसरे आदमी से लिया गया है, उसको पता लगा किसी से इसलिए उसने बताया। ज्यादातर जो सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज वो बुक्स होती हैं। बुक्स किताबें जितनी भी हैं वो सब सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल है, बशर्ते वो ऑटोबायोग्राफी ना हो, अपने बारे में जो आदमी लिखता है वो ना हो। इसके अलावा जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो सब बुक्स हैं, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया, ये भी सेकेंडरी सोर्स का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बुक्स और एनसाइक्लोपीडिया या किसी तीसरे आदमी से जब हम कोई सोर्स ले लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं, ये सब सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल। ठीक, तो अभी हमने ये देखा कि हमारा डेटा कलेक्शन तो हो गया। इसमें देखिए ये जो हम चल रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, पहला स्टेप था इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा था कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तीसरा था फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, चौथा है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन चौथे स्टेप में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को हमने पढ़ा। ठीक, अब इसके बाद पांचवा जो स्टेप इसका आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च का, पांचवा वो होता है, पांचवा स्टेप होता है इवेल्युएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। इवेल्युएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचना जो प्राप्त की है हमने, डेटा जो कलेक्ट किया है उस डेटा को इवेल्युएट करना। अब ये इवेल्युएशन के 2 स्टेजेस में होता है। ठीक, पहली स्टेज में पहली चीज जिसको कहते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म कहा जाता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, और दूसरे को कहा जाता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म, इस पर भी सवाल आता है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जेन्युइननेस और वैलिडिटी ऑफ द डेटा। जो डेटा और सोर्स हमने कलेक्ट किया है वो कितना जेन्युइन है, वो कितना वैलिड है। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ डेटा या जेन्युइननेस ऑफ द डेटा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया अगर वो सही है तो परिणाम सही होंगे, रिसर्च ठीक हो जाएगी, और अगर वही गलत हो गया तो पूरा रिसर्च ही बेकार हो जाएगा। उसको बोला जाता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। स्रोत की आलोचना या स्रोत का जो मूल्यांकन किया जाता है, डेटा का जो मूल्यांकन किया जाता है, स्रोत या आंकड़े, इनका जो वैल्यूएशन होता है वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है। एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है सब्जेक्टिव थॉट एंड इमोशन ऑफ द रिसर्चर। सब्जेक्टिव thought and emotion of the researcher। मेरा मान लीजिए किसी चीज से बहुत खास लगाव है, भारत के गौरवशाली अतीत से, तो मुझे हर चीज अच्छी अच्छी नजर आएगी, और अगर मैं उसे पसंद नहीं करता हूं तो मुझे हर चीज अच्छी भी चीज खराब नजर आ जाएगी। ये मतलब होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म का कि भाई जो है उसको उसी रूप में इवेल्युएट किया जाना चाहिए, ना कि मैं उसमें अपने इमोशन लगा के उसका स्वरूप बदल दूं, उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन। ठीक, अब लास्ट आ जाएगा छठा जो स्टेप है हिस्टोरिकल रिसर्च में, उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कन्क्लूजन।
इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन दे दिया हमने और इंटरप्रेट कर दिया उनको और परिणाम हमारे सामने, मतलब जो समस्या हमारी थी उसके लिए एक जवाब हमारे सामने। तो ये है सब हिस्टोरिकल रिसर्च, ये इसके अप्रोचेस, इसके एम्स और इसके स्टेप्स कैसे ये हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।